पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। अब थोड़ा सा ना वेट करना, पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है ना, ये फॉर्मूले से तो हाफ एन आवर का ही टॉपिक है, बट समझने का कंसेप्ट है इसमें। देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल वर्ड है इसमें। तो पोटेंशियल वर्ड किस लिए होता है आप सबको आइडिया होगा। पोटेंशियल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? पोटेंशियल को अगर आप हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करें तो हिंदी में इसका मतलब कुछ और निकल के आता है। आई मीन पोटेंशियल का मतलब बेसिकली कैपेबिलिटीज क्षमता, काबिलियत, काबिलियत। तो क्षमता। क्षमता मतलब कुछ करने की आपके अंदर, जैसे लोग कहते हैं कि आपके अंदर वह पोटेंशियल है ये करने का। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ फोर्सेस ऐसी हैं फिजिक्स में जिनमें क्षमता है, जिसमें कैपेबिलिटी है वर्क करने की, आई मीन मोशन प्रोवाइड करने की। जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट को हमने स्प्रिंग से अटैच किया, मान लो, तो समझना थोड़ा सा। एक ऑब्जेक्ट को हमने स्प्रिंग से अटैच किया और स्प्रिंग को एलोंगेट करके और उसके साथ एक मास अटैच किया, एम मास, और स्प्रिंग एलोंगेटेड है, ठीक है। तो ये एलोंगेशन और ये मास को हमने रेस्ट पे छोड़ा है, मास को रेस्ट की कंडीशन से हमने छोड़ दिया। तो क्या ये रेस्ट पे ही रहेगा या फिर मूव कर जाएगा? मूव कर तो जाएगा। ठीक है, मूव करेगा। अगर ये एलोंगेटेड स्प्रिंग है और उसके साथ आपने अगर एक मास को रेस्ट पे छोड़ा, रेस्ट का मतलब इसमें मूव करेगा ये। रेस्ट मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जब आप इस मास को छोड़ोगे तो स्प्रिंग की वजह से ये अंदर की तरफ मूव करेगा, नेचुरल लेंथ की तरफ बढ़ेगा। हाँ, मूव करेगा। यानी कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल है इस मास को रेस्ट से मोशन में ले जाने का। आप ये कहोगे स्प्रिंग हैज पोटेंशियल टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रेस्ट से मोशन में ले जाने की कैपेबिलिटी इस स्प्रिंग में है कि ये रुकी हुई बॉडी को भी चला सकती है। तो ऐसा जिन फोर्सेस के साथ होगा, जिन फोर्सेस के साथ ये पोटेंशियल होगा, उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कराने का। ऐसी ही फोर्सेस के लिए हम डिफाइन करेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। ऐसी फोर्सेस के लिए क्या ग्रेविटी में पोटेंशियल है कि एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा पाए? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। राइट। तो आप ये बोलोगे कि स्प्रिंग हैज पोटेंशियल, जैसे पर्सन्स के पोटेंशियल होते हैं वैसे फोर्सेस के पोटेंशियल है। स्प्रिंग हैज पोटेंशियल टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट फ्रॉम कहां से कहां तक, तो कह सकते हो आप रेस्ट से मोशन में चेंज करने की पोटेंशियल है इसके अंदर, काबिलियत है। ग्रेविटी में भी ऐसा ही है, सेम विद ग्रेविटी। बट क्या फ्रिक्शन में है ऐसा नो सर। कि अगर कोई बॉडी, हाँ, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है मान लीजिए, या अगर एक बॉडी को हमने एक मास को हमने कुछ वेलोसिटी दे दी, सपोज एक वेलोसिटी v दे दिया और वो रफ सरफेस पर है, तो जब वो रफ सरफेस पर होगा तो हमको पता है कि जब वेलोसिटी आप दोगे और वेलोसिटी देने के बाद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे आप, वेलोसिटी देने के बाद फर्दर कोई इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश नहीं करेंगे, किस ऑब्जेक्ट को पुल नहीं करेंगे, कोई भी फोर्स ना लगाएं इसके ऊपर, तो हमको पता है कि रफ सरफेस पर धीरे धीरे ये बॉडी स्लाइड करती जाएगी और फ्रिक्शन की वजह से कुछ डिस्टेंस पे जाकर के ये बॉडी स्टॉप कर जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। बट स्टॉप होने के बाद क्या ये फिर से मोशन करेगा, मतलब वापस क्या इधर की तरफ आएगा या आगे की तरफ जाएगा, या फिर ये परमानेंटली स्टॉप कर जाएगा? उधर स्टॉप कर जाएगा सर। ये स्टॉप परमानेंट हो गया फॉर एवर, जब तक कि आप इस पे जाकर के दोबारा इसको पुश न करें, जब तक कि फिर से फोर्स न लगाइए तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन में कैपेबिलिटी नहीं है कि एक स्टेशनरी बॉडी को अपने आप मोशन में प्रोवाइड कर पाए आप। और इसी बेसिस पर हम लोगों ने फोर्सेस को दो कैटेगरीज में अब डिवाइड कर दिया है। जिन फोर्सेस में रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी है उनको आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम से पढ़ोगे, और जिनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है उनको हम लोग जाकर के कह देते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिफाइंड है ये समझने वाला कंसेप्ट है। अभी हम डेफिनेशन पर वापस आ जाएंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है वो समझो आप। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा इसको समझिए। तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हमको पता है कि वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक स्प्रिंग को पकड़े, अगर मान लो एक स्प्रिंग जो कि अनडिफॉर्म्ड है, मतलब कि ये लेंथ इसकी नॉर्मल लेंथ है, रिलैक्स लेंथ है, नॉर्मल, और कोई पर्सन आए और वो पर्सन इस स्प्रिंग को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचे, इसको पुल करे अपनी तरफ, लेकिन धीरे धीरे पुल करो आप, काफी स्लोली पुल करें, स्लोली पुल करिए इसको। तो ये स्प्रिंग ऑब्वियसली कुछ एक्सटेंड कर जाएगी अगर आप धीरे धीरे पुल कर रहे हो इसको, और ये एक्सटेंड कर जाएगी, और मान लेते हैं कि ये एक्सटेंड करने के बाद अपने नॉर्मल लेंथ से, जो भी इसकी नॉर्मल लेंथ है उससे एक्स डिस्टेंस ज्यादा आगे चले गए, ठीक है ना, इसको हम स्लो पुल कर रहे हैं। तो अब ऐसे में इस पर्सन ने जो इसको खींच रहा था, इसने कोई वर्क किया या नहीं किया? पर्सन का वर्क, जिस पर्सन ने इस स्प्रिंग को खींचा है, क्या उसने कोई वर्क किया है, और अगर किया है तो कितना वर्क किया है? तो ये कैलकुलेट करें कि हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस पर्सन, जो कि स्प्रिंग को पुल कर रहा था, धीरे धीरे पुल कर रहे थे, स्लो मोशन में करके लेके आ रहे थे। तो ये कैसे निकालोगे आप, वर्क विच इज डन बाय दिस पर्सन? हाँ जी अनितेश, तो ये पहली बात तो ये है कि क्या पर्सन ने पॉजिटिव वर्क, अनितेश ठीक है, पॉजिटिव वर्क किया है या नेगेटिव वर्क किया है, ये समझने वाला कंसेप्ट है कि पर्सन ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये समझने के लिए देखो, पर्सन ने जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई हुई है वो फोर्स राइट साइड है, पर्सन की फोर्स राइट साइड है, और इस पॉइंट का मोशन भी राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स जो पर्सन लगा रहा है वो राइट साइड, मोशन भी राइट साइड, लेकिन जैसे जैसे पर्सन स्प्रिंग को एलोंगेट करेगा, ये स्प्रिंग फाइट बैक करता है इलास्टिसिटी की वजह से, अपने इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से, ये स्प्रिंग वापस इस पर अपोजिट साइड पर फोर्स भी लगाएगा। तो फोर्स बाय द स्प्रिंग तो लेफ्ट साइड लगेगा, लेकिन फोर्स बाय दिस पर्सन, वो फोर्स बाय द स्प्रिंग लेफ्ट साइड, फोर्स बाय द पर्सन राइट साइड। और अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अगर ये पॉइंट जिसको ये पर्सन पुल कर रहा है, अगर ये पॉइंट ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, लगभग जीरो वेलोसिटी से, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो कर लो कि अगर कोई पॉइंट लगभग जीरो वेलोसिटी से आगे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट स्टेशनरी पॉइंट टाइप है, टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी है इसकी, तो इसका मतलब राइट साइड वाली फोर्स और लेफ्ट साइड वाली फोर्स, यानी कि पर्सन की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स, ये बराबर होंगे। तो फोर्स बाय दिस पर्सन पी एंड द स्प्रिंग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर मिलना चाहिए आपको। ऐसे में अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, और दोनों फोर्सेस इस कॉमन पॉइंट पर लग रहे हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के वर्क भी इक्वल आएंगे, बिकॉज फोर्सेस का अमाउंट सेम है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस, और मोशन राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है। तो पर्सन का फोर्स तो पॉजिटिव वर्क करेगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, और इक्वल होने की वजह से ये टोटल वर्क बराबर आएंगे। सो वर्क डन बाय दिस पर्सन शुड बी इक्वल बट विथ माइनस साइन द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अब वर्क बाय स्प्रिंग को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिराइव कर रखा है कि वर्क बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला था 1/2 टाइम्स के, और उसका इनिशियली जो डिफॉर्मेशन था उसका स्क्वायर माइनस जो बाद में डिफॉर्मेशन हुआ उसका स्क्वायर। तो इसमें तो हम लोगों ने ये माना था कि इनिशियली जब पुल करना स्टार्ट किया था तब वो नॉर्मल लेंथ पे था। नॉर्मल लेंथ का मतलब इसमें इनिशियल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो डिफॉर्मेशन 0 था, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन को यहाँ पर रखोगे 0 स्क्वायर, बाद में इसको x अमाउंट से अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो ये x हमारा फाइनल डिफॉर्मेशन है, यानी कि फाइनल एलोंगेशन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक माइनस साइन यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों के वर्क इक्वल है, बट माइनस का फर्क क्यों है? क्योंकि वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा है। इन दोनों के लिए थीटा 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों के लिए स्प्रिंग फोर्स के लिए और मोशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन है, तो थीटा 180 डिग्री है। वर्क एफ एस कॉस थीटा वाले फॉर्मूला को लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स नेगेटिव वर्क करेगी और राइट सेम डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी। सेम वर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट बिना किसी एक्सेलरेशन के आगे बढ़ रहा है, 0 एक्सेलरेशन, यानी फोर्सेस बैलेंस न्यूटन लॉ के हिसाब से। कुल मिलाकर के पर्सन का फोर्स आ जाएगा यहाँ पर प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पर्सन का वर्क आएगा। अब पर्सन ने पॉजिटिव वर्क किया, इसका फिजिकल मतलब क्या है?
वर्क डन बाय पर्सन पॉजिटिव है, इसका फिजिकल मतलब निकालना होगा, क्योंकि वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वर्क बाय पर्सन पॉजिटिव है, इसका मतलब पर्सन ने एक एनर्जी ट्रांसफर कर दी, पर्सन ट्रांसफर्ड एनर्जी कह सकते हो आप। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, फिजिकल मीनिंग ऑफ वर्क से, ट्रांसफर्ड एनर्जी ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। और किसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर में हमेशा दो चीजें आएंगी ना, किसने ट्रांसफर किया और किसको ट्रांसफर किया। तो पर्सन स्प्रिंग ने को। ट्रांसफर किया है, हाँ, टू द स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग में कौन से फॉर्म की एनर्जी बनेगी, एनर्जी के मल्टीपल फॉर्म से, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस टाइप की एनर्जी बनेगी, है ना। तो हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि इस प्रोसेस में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हो कि स्प्रिंग खींचने में कोई साउंड नहीं आता, स्प्रिंग खींचने में कोई लाइट नहीं आती, स्प्रिंग खींचने में टेम्परेचर नहीं बढ़ता कहीं पर, तो कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, कोई साउंड एनर्जी नहीं है, कोई लाइट एनर्जी नहीं है, करंट नहीं आएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। आई मीन प्रैक्टिकली सोचो तो आप किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी या फिर कुछ और एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी भी इसलिए खत्म कर सकते हो क्योंकि स्लो पुल कर रहे हो, वेलोसिटी लगभग जीरो है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जीज आप जानते हो उसमें से तो फिलहाल ये कोई भी नहीं है। तो ये एक नई टाइप की एनर्जी है, और इस नई टाइप की एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसको आप कह सकते हो कि दिस इज नाउ पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट आ गया 1/2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के साथ। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेशन आप कर सकते हो कि इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपके साथ है, तो पहला रिजल्ट यहां पर क्लियर कर लीजिए। पहला रिजल्ट यह है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रिजल्ट। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव आने वाला है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, के एक पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, दैट मींस कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू। इसको ग्राफिकली देखना चाहोगे तो ग्राफिकली ऐसा दिखता है ये। अगर पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स के बीच में ग्राफ लेना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और इसमें एक ग्राफ लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर मैथमेटिक्स में एक पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये एक अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से आप दिखाओगे, इसका ग्राफ दिखाएंगे, अपवर्ड पैराबोलिक कर्व पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और रिजल्ट है, हम दो पहले कॉमन फोर्सेस की बात करेंगे फिर इसको जनरलाइज करेंगे। सो नाउ सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। आप देखो इसको क्या करना है, इसमें आप समझाना क्या है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को सुनिएगा ध्यान से। मान लो क्या हुआ, h हाइट है, यहाँ पर फ्लोर है, और यहाँ पर मान लो कोई आपका मतलब टॉप लेवल है, कुछ आपका किसी हाइट पर कुछ लेवल है। अब आप क्या करना चाह रहे हो ना, आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा करके h हाइट ऊपर रख देते हो। घर में कई चीजें होती हैं, किताब नीचे गिर गई, कोई सामान नीचे गिर गया, तो आपने क्या किया, इस मास को उठाया, इसको लिफ्ट किया और उठा करके इसको आप यहाँ पर ले गए और रख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि आपने क्या काम किया इसमें, इस मास को लिफ्ट करने में क्या काम किया। मतलब किसी ने इस मास को उठाया और उठा करके यहाँ से सरफेस पर रख दिया, समवन। अब वो समवन आप ही हैं। समवन पुट द मास फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप लेयर, उठा करके नीचे से ऊपर रखना है। कई बार होता है जमीन पे कोई चीज पड़ी है, उठा करके आप टेबल पर रखते हो। तो इसमें आपने कितना वर्क किया, क्या काम किया इसके अंदर, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कितना वर्क आपने किया है, तो वर्क बाय यू अगर पूछा जाए उसको लिफ्ट करने के प्रोसेस में, तो क्या हुआ। तो ये कैसे निकालेंगे यार, वर्क बाय यू निकालने के लिए क्या तरीका लगाएंगे, आप बताओगे, कुछ आइडिया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसको स्लो लिफ्ट किया हो, कोई जरूरी नहीं है। बस आपने एक सामान उठाया और उठा करके रख दिया, एक सामान उठाया और उठा करके रखा। सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। नहीं देखो, अभी रुक जाओ, उस पर मत जाओ, पोटेंशियल एनर्जी को कंसेप्ट समझना है, क्योंकि इसमें कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जो, इसीलिए मैं आपको ना थ्रू एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं, मैं अभी डायरेक्ट उस पर नहीं आ रहा। सर इसमें मेरा कांस्टेंट सीधा फोर्स लगा रहे हैं हम। हाँ, यही तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या हमने कांस्टेंट फोर्स लगाई होगी, यही मेरा क्वेश्चन था। क्या मुझे पता है कि मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाई, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो ना यार। आपका काम करते करते कभी कभी किताब नीचे गिर जाती है,
तो क्या आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपने फोर्स जो लगाई वो कांस्टेंट लगाई थी कि वेरिएबल लगाई थी? नहीं पता होता हमें। हमें कैसे पता यार? हमें आपने क्या उस फोर्स को आपने मेजर किया था? नहीं सर। फिर तो कैसे पता कि कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? हमें कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। भाई प्रैक्टिकली बात करिए ना, क्या हम किसी सामान को उठाते वक्त हमारे हाथ में कोई ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये देख पाए कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं? नहीं होता है। हमें कोई आइडिया नहीं कि हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया कि वेरिएबल फोर्स लगाया। हमको सिर्फ इतना पता है कि हमने एक सामान उठा करके ऊपर रखा है, बस इतना काम किया है। तो ऐसे में प्रॉब्लम आएगी कि अब वर्क कैसे निकालेंगे इसका, वर्क बाय यू निकालो कैसे। तो ऐसे ही सिचुएशंस के लिए, इसी टाइप की सिचुएशन के लिए आपका वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर बनाया गया है। इसी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कंसेप्ट लगाते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क जो आपने किया और वर्क जो ग्रेविटी ने किया, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं सबका वर्क निकाल दो। ये तो कहता है कि सम ऑफ ऑल वर्क्स, टोटल वर्क निकाल करके उनको ऐड करेंगे तो ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये बताइए, जब सामान यहाँ पर रखा हुआ था जमीन पर, तब भी उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 थी, रेस्ट पे था, और आपने उठा करके कहीं और रख दिया, उसको रखा है, उसको चला नहीं रहे हो आप, तो रखने का मतलब फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। बीच में मोशन हुआ है, ऐसा नहीं है, लिफ्ट करते वक्त मोशन हुआ था, बट लिफ्ट करते वक्त जब लिफ्ट स्टार्ट किया था तब रेस्ट पे थे, और जब लिफ्ट करके उसको रख दिया तो भी रेस्ट पर आए। बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं हमें, बीच में वेलोसिटी आई कि नहीं आई उससे कोई मतलब नहीं। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में 0 हो गया। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या काम किया है, तो वर्क बाय यू इन दिस न्यूमेरिकल विल बी माइनस टाइम्स द वर्क बाय ग्रेविटी। हाँ जी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि हमने जो फोर्स लगाई कैसी है, मुझे नहीं मालूम कि हमने कैसी फोर्स लगाई, लेकिन मुझे ये पता है कि ग्रेविटी कैसा, कौन सा फोर्स लगा रहा है। अपने फोर्स का तो आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स का आइडिया है कि थ्रू आउट ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था। थ्रू आउट ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही और वो कांस्टेंट था। तो हम अपना वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, लेकिन ग्रेविटी का वर्क आप निकाल सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और यहां पर लगाओगे माइनस टाइम्स ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, तो फोर्स हो गया mg जो कि डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में h हुआ जो कि अपवर्ड है, और वर्क में cos थीटा भी इन्वॉल्व करते हो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से, यानी यहाँ पर cos ऑफ 180 डिग्री का कंसेप्ट लगाओगे, और इससे ये मालूम चल जाएगा कि आपने प्लस mgh का वर्क किया है, पॉजिटिव का वर्क किया है आपने। अब अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है तो फिर उसका फिजिकल मतलब आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अगर आपका वर्क पॉजिटिव आ रहा, आपने कोई सामान उठाया और उसमें आपका पॉजिटिव वर्क है, तो इसका फिजिकल मतलब ये निकल के आता है कि आप एनर्जी लूज कर रहे हो। तो अगर हम एनर्जी लूज कर रहे हैं तो फिर वो जा कहां रहा है, गेन कौन कर रहा है? वो जितनी एनर्जी हमने लूज की उसको गेन किसने किया फिर? क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। देव, हाँ जी। तो कोई आंसर देगा अभी जैसे कि ये कहाँ गई, मतलब हमने अगर पॉजिटिव वर्क किया मतलब हमने एनर्जी खर्च ब्लॉक की पे, ब्लॉक पे। ब्लॉक में ही रह गई। ब्लॉक हाँ, अब सर इसका ब्लॉक में कंसेप्ट ट्रांसफर हो गई। यहाँ कंसेप्ट सुनिएगा, यहाँ पर गड़बड़ है। थ्योरी कहती है, थ्योरी पर सुनिएगा, हमने जो वर्क किया वो ब्लॉक के पास नहीं गया। न्यूमेरिकली आप सही हो सकते हो, न्यूमेरिकली ठीक है, थ्योरेटिकली आप सही नहीं हो। जो आप एनर्जी लूज कर रहे हो दैट गोज इनटू ये बताइए mg किनके बीच का फोर्स था? ब्लॉक पर mg लग रहा था तो लगा कौन रहा था उसको? धरती धरती माँ, हाँ ठीक है, धरती माँ। तो यानी ये फोर्स किनके बीच का इंटरेक्शन है, किन दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स लग रही है? ब्लॉक और अर्थ। अब आप स्टेटमेंट सुनना, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल पार्टिकल की होती ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है उस पूरे सिस्टम के लिए जिसने उस फोर्स को लगाया है और जिसके ऊपर वो फोर्स लगा है। यानी कि थ्योरेटिकली आप ये कहोगे कि दिस गोज इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, आपको बोलना पड़ेगा ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम। ये पहला पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट
पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द टू बॉडीज, मिनिमम 2 बॉडीज चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में, मिनिमम 2 बॉडीज। क्यों मिनिमम 2 बॉडीज इसलिए कह रहा हूं, एक वो बॉडी जो फोर्स लगाएगी और एक वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इट गोज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जी देवा ऑफ सिस्टम। पहला कंसेप्ट, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि इज पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल और फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इज काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप बोलोगे वो डिफाइंड है फॉर द सिंगल पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल के मोशन की वजह से आता है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है फॉर मिनिमम 2 पार्टिकल्स which interact with each other। interact का मतलब होता है जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, मैकेनिकल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको आप। तो नाउ इट इज ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम। उसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो वो किसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, आगे भी डिस्कस करेंगे आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी कभी कभी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो क्या वो ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या फिर वो अर्थ के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या फिर वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो थ्योरेटिकली अगर पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी किसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो उन दोनों पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जिनकी वजह से सिस्टम बना है और जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हो। सर हाँ जी सर, वैसे इस केस में भी जितनी देर हम ब्लॉक को उठा रहे हैं, उठा के जब हमने रखा, उसके जो बीच का प्रोसेस है उसके बीच में हमारे हैंड से एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में हुई होगी कन्वर्ट थोड़ी। नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में गई होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी से निकल भी गई होगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ काइनेटिक सर, एनर्जी 0 से 0 हो गया है। यस सर, यस सर। ठीक है प्रणव बच्चा, एक में बता रहे हैं। सो पहला कंसेप्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट बोलो आपसे मैं, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एचसी वर्मा में वर्क एनर्जी पावर के लास्ट में है। और देखो क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में जो ब्लॉक का मास होता है वो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ऐसे होता है, और अर्थ का मास काफी ज्यादा है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में मोशन सिर्फ ब्लॉक करता है, अर्थ लगभग स्टेशनरी होता है, लगभग। बट एचसीवी के लास्ट के शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसके अंदर ब्लॉक और अर्थ के मास लगभग बराबर कर दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, तो उस क्वेश्चन में जब अगर दोनों कंपेरेबल मास की कर दोगे आप, तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी हमारा आगे का पार्ट आने वाला है, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट यही है कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पार्टिकल का कंसेप्ट होता ही नहीं है, ये एनर्जी होती है बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। जैसे आप केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप कहते हो कि एक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इसके बारे में आपने, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पढ़ा है, अभी वही चल रहा है। हाँ, तो एक शेयरिंग होती है, शेयरिंग हो जाती है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो जाता है। तो वैसे ही ये एनर्जी इन दोनों के बीच में शेयर हो जाएगी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, ये इन दोनों में शेयर होगी। ये अलग बात है कि ज्यादातर क्वेश्चन में अर्थ का शेयर लगभग 0% का होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मास की होती है, और ब्लॉक का शेयर लगभग 100% हो जाता है क्योंकि ये लाइट मास होता है। बट अगर ये कंपेरेबल मास होंगे तो ये कहानी फेल कर जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किसके लिए है, तो आंसर है फॉर द सिस्टम, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, सेकेंडली, जो हमने वर्क किया प्लस mgh, हम कहते हैं इट गोज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो क्या ये प्लस mgh को हम कह देते हैं, क्या हम कह दें कि ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी की? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, या फिर ये स्टेटमेंट सही है कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी प्लस अर्थ सिस्टम? अगर थियोरेटिकली ऑप्शन में पूछा जाए, दो ऑप्शन है। नंबर 1, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m। ऑप्शन 2, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस अर्थ सिस्टम। मास प्लस अर्थ सिस्टम एंड सिस्टम की सुनिए तो, और नंबर 3, नन ऑफ दीज। तभी ऑप्शन।
सर नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं, बी करेक्ट नहीं है। सर क्योंकि सर हम जब भी डिफाइन करते हैं तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन राइट करते हैं। राइट राइट। पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं है। पहली बात मैं आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। दो बातें क्लियर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थियोरेटिकल लेवल पर। नंबर वन, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टू पार्टिकल्स, मिनिमम टू पार्टिकल्स फॉर अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब दो पार्टिकल्स इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। टू पार्टिकल्स विच अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। और नंबर टू, पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये रिलेटिव वैल्यू कहलाती है आपकी। यस सर, क्योंकि सिस्टम के बीच होती है। नहीं, सिस्टम के बीच होना अलग बात है और एब्सोल्यूट होना अलग बात है। अभी समझाते हैं आपको कैसे होगा। नो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमने ये कहा कि एक ब्लॉक ग्राउंड पे पड़ा था एम मास का रेस्ट पर, और सर जी बच्चा एक मिनट बस, एक सर सेकंड कंप्लीट कर दें बस। और इसको हमने एच हाइट से लिफ्ट किया, बस कंप्लीट करके भी आपका डाउट ले रहे हैं। एच हाइट से लिफ्ट करके और हमने इसको प्लेस किया है, कहीं पर रखा है, मोशन में नहीं है ये। एच हाइट पे ले जाकर रख दिया आपने, तो हमने वर्क तो किया। वर्क जो मैंने किया है, वर्क बाय मी इज प्लस mgh। मैंने उठाया इस मास को तो मैंने काम किया होगा, mgh। और मैं कह रहा हूं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए आपको? दिस इज द चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट ये है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम। ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम, आप ये मानेंगे, ये एक्चुअल वर्ड है। एंड दैट मीन्स कि अगर हमारा ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो mgh यानी कि प्लस mgh इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल प्लेस माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल प्लेस। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। बट हम क्या करते हैं ना, हम लोग अपने हिसाब से एक रेफरेंस चूज करते हैं, और अगर हम एक रेफरेंस चूज करते हैं जो कि कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ये कोई बताएगा नहीं, ये आपका डिसीजन है। ये न्यूमेरिकल्स में कोई नहीं बताएगा, आपको डिसाइड करना है कि आप रेफरेंस क्या मानते हो। यस, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि आई पॉइंट पे जीरो है। राइट राइट राइट, ये हमारा डिसीजन है। तो ये जब मेरा डिसीजन है तो मैंने क्या चूज किया? आई चूज, मतलब ये मेरा चॉइस है, आई चूज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टू बी जीरो, मेरी मर्जी है। तो अगर मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट, मतलब जब आप एच हाइट ऊपर चले जाओगे तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगी। लेकिन चॉइस टू चॉइस तो भाई सबकी चॉइसेस एक जैसी नहीं है। आपकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, सबका सबकी पसंद नापसंद अलग अलग है। सपोज आपने कहा कि आपने चूज किया, यू चूज पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट टू बी 10। ये आपकी चॉइस है कि आप इनिशियल कितना मानते हो, इनिशियल कहां पर आप किसको जीरो मानते हो, किसको क्या मानते, कंप्लीटली आपकी चॉइस। आप कह दो इनिशियल वाला 10 है, कोई इसमें कोई गलत नहीं है। देन पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट इज नाउ mgh प्लस 10। मतलब जो भी आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे। हाँ जी प्रणव पूछ लो। ये सर वो HCV के सर वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में सर पहले पेज पे सर उन्होंने बोला था कि मतलब फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हम मतलब काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। हाँ लिखते सर हैं। मतलब सर तो आपने बोला कि केवल एक पार्टिकल के लिए डिफाइंड होती है वो। नहीं, डिफाइंड एक के लिए है, बट कैलकुलेट आप सिस्टम के लिए कर सकते हो, वो कैलकुलेशन है। ओके सर, ओके, अच्छा हाँ। देखिए डेफिनेशन में और कैलकुलेशन में फर्क है। यस सर, यस है सर। ना? हाँ। तो ये पॉइंट मैं समझा दूं आपको कि क्योंकि अभी आप 9th क्लास से यही सुनते चले आ रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होता है, पहले तो आपको ये क्लियर कर दिए मैं। वो ग्राउंड से और एच हाइट के बीच में, ग्राउंड और एच हाइट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस mgh है। नंबर टू, वो mgh पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की नहीं है, वो पार्टिकल प्लस अर्थ की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है ऑन अ थ्योरेटिकल लेवल। नंबर थ्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी।
ये हम लोग डिसीजन लेते हैं, हम अपनी तरफ से मानते हैं कि इसको 0 मानना है कि 10 मानना है कि 5 मानना है कि -20 मानना है, जो मानना है मान सकते हो आप। और उसके हिसाब से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। ये कंसेप्ट्स अब आप ध्यान रखोगे। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग बताएं? क्या ये पॉसिबल है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेम सिस्टम एट द सेम हाइट इज इट डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट पर्संस, टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स? तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। कैसे? मैंने चूज किया है ग्राउंड पर 0 वैल्यू, तो हम h हाइट पर कहेंगे mgh है। आपने चूज किया ग्राउंड पर 10 वैल्यू, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर mgh +10 है। तो सेम पॉइंट पर मेरे लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी है, आपके लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मींस कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस को साइंटिफिकली, इसका जो वर्ड है वो डेटम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। डेटम वर्ड साइंटिफिक वर्ड है। डेटम का मतलब होता है कि आपने कहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। सर फ्रीडम है पूरी, एक मिनट, फ्रीडम पूरी है, 0 जहां मानना है मान सकते हो आप। हाँ बताइए। सर इसमें जो PE एट H आपने mgh +10 लिखा है, वहाँ पे H आप जमीन से ले रहे हैं ना सर, कि I पोजीशन से ले रहे हैं? जमीन से नहीं ले रहे, बता रहे कहां से ले रहे हैं, बता दे रहा हूँ कहां से ले रहे हैं। mgh +10 में हम कहां से सर ले रहे हैं? हाँ जी सर बोलो भाई। सर एक बार डेटम फिर समझा दीजिए सर, वो अभी नेटवर्क चला गया था थोड़ा। डेटम बता रहे, मेरे को एक मिनट, डेटम बता रहे क्या। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान ले ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर हमारा लेवल है, तो ये 0 है। इसके ऊपर मान लो ये 1 मीटर का लेवल है, इसके ऊपर 2 मीटर का लेवल है, ठीक, इसके ऊपर 3 मीटर का लेवल है मान लेते हैं। एक पर्सन 0 मीटर के लेवल पे खड़ा है, एक पर्सन 1 मीटर के लेवल पे खड़ा है, एक पर्सन 2 मीटर के लेवल पे खड़ा है, और 3 मीटर पर हमने कोई एक मास रखा है, मान लो 5 किलोग्राम का मास रखा है 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है। तो हर पर्सन अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। हर पर्सन का अपना अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होंगे। ये सब थियोरेटिकल लेवल पर मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं अभी। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से बताएंगे आपको। P3, P2 और P1 ये 3 पर्सन हैं। P1 ने जहां पर खड़ा था, P1 ने कहा कि ये 0 पोटेंशियल एनर्जी है, जहां पर मैं हूं यहीं पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है। P2 ने कहा नहीं, जहां पर मैं हूं उसके लिए 0 पोटेंशियल एनर्जी। सबका अपना अपना चॉइस है। P3 ने कहा कि नहीं, जहां पर मैं हूं वहां पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको हाइट ग्राउंड से नहीं देखनी है, आपको ये हाइट ग्राउंड से नहीं देखनी होती है। पर्सन P1 के लिए, फॉर P1 अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, तो उसका आंसर होगा वो जहां पर है उसको डेटम कहोगे, जहां पर वो खड़ा है उसको डेटम कहिए, उसको रेफरेंस लाइन कह दीजिए। इससे कितनी हाइट ऊपर हो आप, तो इससे 3 मीटर की हाइट पर हो। mgh 5 इंटू G10 और इंटू 3 150 जूल। पर्सन 2 के लिए सेम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर्सन 2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 लेवल, ये इसने 1 मीटर को 0 मान लिया है कि 1 मीटर की हाइट रेफरेंस है। तो रेफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे ही लेना है आपको। रेफरेंस आप ग्राउंड से किसी और हाइट पर भी ले सकते हो। जहां भी रेफरेंस लोगे, mgh में जो h होगा ये हमेशा उस रेफरेंस पॉइंट से लिया जाएगा। तो अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट 1 मीटर को चूज किया है, तो 1 मीटर से हम कितना ऊपर है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस करो आप। तो अवेगना जी, मैंने ये नहीं कहा है कि हम किसी को 0 कहते हैं। मेरी बात सुनो, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं अभी आपसे। जहां पर आप रेफरेंस मानोगे, देखिए 2 बातें कह रहा हूं, आप किस हाइट को रेफरेंस मानते हो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसको रेफरेंस मानेंगे उसको 0 ही कहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा आपसे कि जिसको रेफरेंस मानोगे उसको 0 ही मानना है आपको। वैल्यू कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर किसी भी हाइट को रेफरेंस मान सकते हो, और उस रेफरेंस पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चूज कर सकते हो। जो भी नंबर तुम्हारा फेवरेट नंबर है वो मान लो यहाँ पर। तो मेरे स्टेटमेंट को गलत मत लो आप। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मैंने ये कभी नहीं कहा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रेफरेंस हमेशा ग्राउंड पे होगा। दोनों के लिए हमारी फ्रीडम है।
रेफरेंस आप किसी हाइट पे लेना चाहते हो ले लो, आप कहना चाहते हो रेफरेंस पर वैल्यू 0 नहीं है कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप 0 की बजाय कुछ और मान लो। कन्वीनियंस के लिए 0 मानते हैं हम लोग, तो 0 मानेंगे तो यहां से हम 2 मीटर की हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से 5 इंटू 10 इंटू 2, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। वहीं पर पर्सन 3 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पर्सन 3 के लेवल से आप 1 मीटर की हाइट पर हो तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है। मतलब एक ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, क्योंकि इनके डिसीजंस अलग हैं, इनके रेफरेंस पॉइंट्स अलग अलग हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक और पर्सन को बिठा दूं 4 मीटर की हाइट पर, सपोज करो 4 मीटर की हाइट पर एक और पर्सन है, पर्सन P4, अब उसके लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस P4 वाले पर्सन के लिए बताओ, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी। तो पर्सन P4 अगर अपनी अपनी लोकेशन को रेफरेंस मान ले तो P4 वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, देखो नहीं, पर्सन P4 से ये 5 किलोग्राम मास कितनी हाइट पर है, तो एक्चुअल में ये 5 किलोग्राम उस पर्सन से हाइट पे नहीं है, ये उस 5 किलोग्राम वाला मास इससे 1 मीटर नीचे है, बिलो आ गया नीचे। तो जब नीचे आएंगे तो पहली बात तो माइनस साइन लगाएंगे और mgh के हिसाब से लिखेंगे 50 जूल, एंड दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाले केस में पर्सन के डिसीजन के बेसिस पर पॉजिटिव भी हो सकता है, पर्सन के डिसीजन के बेसिस पर नेगेटिव भी हो सकता है, वैल्यू भी डिफर कर सकती है, सब कुछ। मतलब कोई नहीं कह सकता कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एग्जैक्टली 150 है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, और यही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिलेटिव होता है सब कुछ, ये चॉइस आपका है। बट क्या होता है कि न्यूमेरिकल करने के लिए आप कन्वीनियंस के लिए क्या करते हो, न्यूमेरिकल के कन्वीनियंस के लिए ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया जाता है। अरुज मैंने कभी नहीं कहा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, आप लोग स्टेटमेंट गलत सुन लेते हो। मैंने स्टेटमेंट ये दिया है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग तरीके की है ना यार, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी अलग है, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। स्टेटमेंट मेरा ये है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको नहीं, अरे सॉरी ठीक है, जेन्युइन डाउट है, इसको ना वैसे ही समझा जाए जिस तरीके से आपका कंसेप्ट है, अदरवाइज एक बार कंसेप्ट बिगड़ गया फिर संभालना मुश्किल होता है इसको। सर देखिए जी सर वो एक बार सिस्टम वाली लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए, वो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में देखी जाती है वो वाली लाइन। नहीं, वो तो उसकी डेफिनेशन पार्ट में है भाई, डेफिनेशन पार्ट में इसलिए है, अब ऐसा और समझाते हैं, रुको एक मिनट, एक बार और समझा देते हैं। सर ऐसे समझो, डेटम बेबल बता दीजिए। रुको अब सब बता रहे हैं यार, एज एग्जांपल देखिए, डेटा मतलब यार आपको एक रेफरेंस लाइन बनानी। देखिए मैंने कहा ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड से, सुनो अच्छा, ग्राउंड से 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, क्या आंसर दोगे इसका? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, आंसर बताएं इसका, ऐसे समझो। सर ग्राउंड पोटेंशियल 0 लेना है। तो अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर इसका कोई रेफरेंस जब पता इसका, होगा इस, तब करेंगे। इसका कोई आंसर ही नहीं है। पोटेंशियल यस एनर्जी सर, 10 मीटर हाइट पे क्या है, इट हैज नो आंसर। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हो। सर क्योंकि रेफरेंस नहीं पता है यहाँ हाँ, पे। इसका कोई आंसर नहीं है, नो आंसर। यही तो समझा रहा हूँ आपको। और आप लोग देखो गलत इसलिए लग रहा है आप लोग को क्योंकि आप अभी तक यही पढ़ते आए हो, तो अब इतने दिनों में जो पढ़ा है वो अचानक से बदल रहा है। हाँ प्रणव जी देखो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को आप हमेशा पॉजिटिव कहेंगे, चाहे आप उसको एलोंगेट करिए चाहे उसको कंप्रेस करिए, वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ग्रेविटी के केस में ऐसा नहीं है ना कि ग्रेविटी की पोटेंशियल, देखिए स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा प्लस में चलती है। वो ग्राफ में भी इसीलिए दिखा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स के साइड पर भी आप सर अगर हम मान लेते हैं कि सर जो आदमी हमने कंसिडर किया था वो स्प्रिंग वाले एग्जांपल में सर,
सर मान लीजिए वो इलोंगेटेड तो पहले से है और इलोंगेटेड से नेचुरल जाता है, तब तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और इस हिसाब से अगर हम वही कैलकुलेशन दोबारा से करें तो हमारा स्प्रिंग का वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। नहीं आएगी, वो भी समझा रहा हूँ अभी आपको, बिल्कुल समझ के आपकी पॉइंट, तो समझा रहा हूँ उसको भी। पहले इसको क्लियर कर दें, अभी जो डेटा में कंफ्यूजन है, फिर उस टॉपिक पर भी आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, इसका मैंने कहा नो आंसर है, तो सही आंसर क्या होगा फिर? मेरा स्टेटमेंट सुनना, पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट डिपेंड्स दो बातों पर, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 वेयर इज डेटम, मतलब कि रेफरेंस लाइन। डेटम को मतलब है, डेटम एक टेक्निकल वर्ड है, उस पर मत जाओ, वो तो नाम तो कुछ ना कुछ देना, अंग्रेजी का नाम है। रेफरेंस लाइन क्या है आपकी, और दूसरा व्हाट इज रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस लाइन क्या है और रेफरेंस वैल्यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी की, दो बातों पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल if reference line is ground, and the reference value is 0, अब क्या आंसर देंगे? तो अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब आप कहोगे कि 10 मीटर की हाइट पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी 10 मीटर की हाइट पर, मतलब एट 10 मीटर हाइट, अब इसका आंसर आप कहोगे mgh होगा। ये mgh मतलब 5 इंटू 10 इंटू 10, यानी तब आप कह सकते हो कि ये 500 जूल हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं। वहीं पर फॉर एग्जाम्पल आप रेफरेंस लाइन तो ग्राउंड को चूज कर रहे हो, लेकिन आप ये मानते हो कि रेफरेंस वैल्यू यानी कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर मान लो, आप -100 जूल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रैंडम है। देन पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, अब हम क्या बोलेंगे, कितना होगा? तो ये जो mgh है वो बेसिकली यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी का और ग्राउंड के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है एक्चुअल में, मतलब जिसको आप प्लस mgh कहते हो, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर। ये तो डिफाइंड है फिजिक्स में ये चीज तो डिफाइंड है, लेकिन ये कितना होगा ये डिफाइंड नहीं है। ये तब डिफाइन कर पाओगे जब आप इसकी वैल्यू अपने हिसाब से कुछ मान लो। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इसको 0 मानते हैं, जब हमको कोई नंबर ही चूज करना है तो हम 0 चूज करेंगे, बट हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि 0 के अलावा कुछ मान नहीं सकते हो। आप -100 मानना चाहते हो, -100 मान लो, तो उस हिसाब से फिर क्या आंसर बन जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर की हाइट पर जाकर के जो आंसर बनेगा 500 ये, और यहाँ पर अगर मैंने -100 मानना है तो माइनस और फिर -100, यानी टोटल +100, ये +100 उधर चला जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 400 जूल। हम ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि मैं रेफरेंस लाइन को ही 10 मीटर पे मान लेता हूं, मैं रेफरेंस लाइन 10 मीटर पे ही मानता हूं और वहां पर रेफरेंस वैल्यू 0 मानता हूं। अब बताओ क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी? मतलब ब्लॉक जिस हाइट पर है मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूं कि यही रेफरेंस है और यहाँ पर 0 मानता हूं, तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा? नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर, तो अब मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये बात समझो। एक और स्टेटमेंट देंगे उसके बाद, ये सब चॉइस आपकी है, इसके लिए आप परेशान ना हो, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना करो, उसके लिए बता रहा हूं आपसे। एज एग्जांपल आप चूज करते हो कि रेफरेंस जो है वो 20 मीटर की हाइट पर है या 25 मीटर की हाइट पर है और रेफरेंस वैल्यू 0 मान लेते हो। अब बताओ क्या आंसर होगा? अब क्या आंसर बनेगा? तो अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर, तो आंसर ये है पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर, जहां पर आप जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस, ये वैल्यू आपकी mgh होगी जिस पर आप निकाल रहे हो और माइनस रेफरेंस।
ये वैल्यू आपकी एमजीएच के बराबर कर दीजिए। वो तो रेफरेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। नहीं दिया होता ना, ये तो प्रॉब्लम होती है। रेफरेंस हमको चूज करना है पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमको चूज करना है, इसीलिए हम लोग ग्राउंड पर 0 मान करके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करना अलग बात होती है, थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है भाई। तो और सर यहाँ पे बताओ। सर यहाँ पे जो आपने एच लिखा है एमजीएच में, वो एच हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं ना, मतलब ग्राउंड मान के कि रेफरेंस फ्रेम से। रेफरेंस देख रहे हो आप, रेफरेंस से, रेफरेंस 25 मीटर पे है, यही तो समझाया पीछे इस एग्जांपल में यार। यस सर, वहां से एच देख रहे हैं। हाँ, तो अगर हम 25 मीटर पे देख रहे हैं तो 25 मीटर से 10 मीटर वाली हाइट कितना ऊपर हो गई? तो इनफैक्ट ऊपर कहाँ 15 हुआ? 15 ऊपर थोड़ी हुआ। यस तो सर, पोटेंशियल एनर्जी जब हम 10 मीटर पे निकालेंगे ना, तो ग्राउंड से नहीं देखना है आपको, आपका रेफरेंस ही 25 मीटर पे है, तो 25 मीटर से देखो ना, उस रेफरेंस से आप 15 मीटर नीचे हो, तो नीचे होने पर माइनस, और एमजीएच, एम कितना था 5 किलोग्राम, जी कितना था 10, और एच रेफरेंस से 25 मीटर से 10 मीटर वाली हाइट 15 मीटर पे होगी, तो इसका आंसर ये आ जाएगा -750 जूल। ये तो समझा रहा हूं आपको भाई, ये थ्योरी लेवल पर है, थ्योरी लेवल पर। हुआ भी क्लियर है नहीं भी? यस सर। थ्योरी लेवल पर बात कर, यस सर। आप किसी भी जगह रेफरेंस मान सकते हो। आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानना चाहते हो, इन्फिनिटी मान लो। आप पाताल में जाकर रेफरेंस मानना चाहते हो, पाताल गड्ढे में मान लो। आपको बिल्डिंग पे रेफरेंस, देखो ये कोई बताएगा ही नहीं ना, एक्चुअली डिफाइन ही नहीं, तो बताओ कहां से? आप उस चीज के पीछे हम क्यों आर्गुमेंट करें जो फिजिक्स वालों, फिजिसिस्ट लोगों ने जब नहीं बताया, तो हम कौन होते हैं? हम तो पढ़ रहे हैं यार, हम लोग तो साइंटिस्ट थोड़ी है। जिस दिन फिजिसिस्ट लोग बता देंगे, हम लोग उसको वही पढ़ने लगेंगे। अभी तक उन्होंने हम लोग को ये कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू सम पोजीशन होगी। आप मतलब आप कहीं पर 0 मानिए, और 0 भी मानने की जरूरत नहीं है। ये भी वो नहीं कह रहे कि आपको 0 ही मानना है। जैसे ग्राउंड को रेफरेंस मानना है, तो ये कोई थोड़ी कह रहे कि आपको 0 ही मानना है वहां पर। आप जो नंबर आपको समझ में आए वो नंबर मान लो, उसके हिसाब से फिर आंसर आएगा आपका जो। एंड दैट मींस कुल मिलाकर के एमजीएच आपके रेफरेंस का और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है उसका डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। सर ऐसे तो रेफरेंस हमेशा एच हाइट पे मान लेते हैं, हमेशा 0 ही आंसर आएगा। तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है? तो सर फिर कोई एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व भी पोटेंशियल नहीं करना एनर्जी का पड़ेगा? तो भाई क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी पूछता ही नहीं कोई, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे। यस सर। देखिए क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे ही क्यों हम? क्योंकि हमें तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से मतलब है ना। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हमको कोई मतलब, आप देखो, अच्छा मैं समझा रहा हूँ एक और चीज देखो, अब मेरी बात को ऐसे समझना। क्वेश्चंस में क्या आता है वो देखो, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक, दो लोग हैं। अब दो लोग हैं तो उनकी चॉइस कोई जरूरी तो है नहीं कि सेम हो। पर्सन ए ने डिसाइड किया कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर 0 है, ये इसका डिसीजन है। पर्सन बी ने कहा नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर 0 नहीं है, 20 है, कोई बात नहीं। और तीसरे पर्सन ने कहा नहीं रे, तुम दोनों पागल हो, पर्सन सी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर -10 है। तो इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना मन करता है, जो करना है करने दो उनको। अब तीनों की नजर में, इन तीनों की नजर में एक ऑब्जेक्ट 6 मीटर की हाइट से मूव करके और 12 मीटर या 10 मीटर की हाइट पे चला गया। कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करके 6 मीटर से 10 मीटर पे गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, और ये ऑब्जेक्ट 4 किलोग्राम का मान लेते हैं। अब देखो पर्सन ए के हिसाब से, इसको कुछ और नाम दे दें यार, इसको ना पी नाम दे दें, इसको क्यू नाम दे दें, एबीसी वहां लिख चुके। अब मुझे बताना, पर्सन ए के हिसाब से, इस पर्सन की कैलकुलेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पर क्या लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट क्यू पर क्या लिखोगे, बताओ। तो एमजीएच का फॉर्मूला लगाओ। यस सर, 4 × 10 × 6। नहीं, तो पॉइंट पी 6 मीटर पे है, तो 6 × 4 और × 10 यानी कि 240 जूल, और पॉइंट क्यू 10 मीटर पे चलेगा तो कितना हो जाएगा, 400 जूल। ये इसके हिसाब से। पर्सन बी के हिसाब से क्या है,
पर्सन बी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू कितना है। तो देखो mgh के हिसाब से तो 240 आ रहा है, लेकिन 240 यहाँ का आंसर नहीं है। 240 आपके रेफरेंस से उतना ज्यादा होगा। रेफरेंस 20 माना है आपने, तो अब आपके लिए आंसर 260 है और यहाँ पर आंसर 420 है। इनका -10 रेफरेंस है, तो इनके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पर -10 से 240 ज्यादा होगी। तो -10 से 240 ज्यादा करो 230, और पॉइंट क्यू का पोटेंशियल एनर्जी -10 से 400 ज्यादा यानी कि 390। ये इनके आंसर्स हैं। लेकिन अब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना है। जब आप पी से क्यू जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। 240 से 400 प्लस 160, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू चल रहे हैं, तो इनकी नजर में चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनके नजर में तो 260 से 420 प्लस 160, इनकी नजर में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनकी नजर में जब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट गए तो 230 से 390 कितना हुआ 160 जूल। क्या ये भी सबके लिए अलग अलग आ रहा है। नहीं सर सेम है। अब बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। पूरी कम्युनिकेशन क्लियर हुआ यस सर। कि आप कहाँ पर जीरो मानते हो, नहीं पॉजिटिव मानते हो, नेगेटिव मानते हो, मर्जी आपकी है भाई, आप अपनी मर्जी से चलो। लेकिन आपके मर्जी के बावजूद भी दो पॉइंट्स के बीच में जब कोई बॉडी मोशन करेगी, जब कोई पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच मूव करेगा, तो उसका चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए एक होगा। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिजिक्स अलग अलग पर्संस के लिए अलग अलग काम नहीं करती। ये सर मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको स्टेटमेंट कि फिजिक्स की जो लॉज हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, तभी वो लॉ है। और फिजिक्स के लॉ में चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। देयर इज नथिंग like potential energy of a particle, there is nothing like potential energy of a system, there is always change of potential energy. अब क्लियर हुआ स्टेटमेंट या अभी भी नहीं हुआ आपको। यस सर बिल्कुल हो गया सर क्लियर। सर आ गया। ठीक है जी। तो अब ये ध्यान रखना कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए अलग हो नहीं सकता, अदरवाइज वो फिजिक्स से नहीं है, फिर वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप। और इसी बेस पे कहा जा रहा है कि अभी एक और कंफ्यूजन आया था लोगों को, गलत उन्होंने स्टेटमेंट गलत मान लिया ना। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती है, मैं फिर लिख दे रहा हूं इसको भाई सबूत के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। क्यों? डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ रेफरेंस। लेकिन स्प्रिंग, अब आप देखो एक और प्रॉब्लम कहां पर है जानते हो। हमारे माइंड में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh, मेरे मतलब हम लोग के माइंड में पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, और मैं आपसे कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh नहीं है। अगर कहीं पर ऐसी फोर्सेस हैं जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती हैं, तो उन सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या दो चार्जेस, इतना बेसिक आइडिया होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को रेस्ट पे छोड़ो, क्या ये मूव नहीं कर जाएंगे अगर ये फ्री है चलने के लिए? तो सर करेंगे। नेचर कहता है कि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। चलेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। आप सुनिए मेरी बात, ये बताओ डिपेंड करता है किस पे सर, वो उनकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है। अरे चलेंगे तो है ही है, मैं कह रहा हूँ फ्री टू मूव है ना, किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, उनको छोड़ रखा है। अरे दो मैग्नेट लो, दो मैग्नेट आसपास रख दो, तो क्या वो मूव नहीं कर जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ? सर मतलब वही आसपास रखे तो चल जाएंगे ना। तो चार्जेस के बीच में ना एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी फील्ड बहुत दूर होती है। एनीवे चलेंगे ना। अब आप सोचो, चलेंगे मतलब इन दोनों में मोशन आएगा,
तो कौन से फोर्स की वजह से मोशन आ रहा है इनके बीच में? कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये मोशन में जा रहे हैं? तो वो फोर्स अभी आपने पढ़ा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप ये क्यों मानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी खाली ग्रेविटी की होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी उन सारी फोर्सेस में होती है जिन फोर्सेस की वजह से कोई सिस्टम रेस्ट से मोशन में जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आप रेस्ट से मोशन में जा रहे हैं, हाँ जी पूछो मुझसे जिसको पूछना पूछो। सर वो दोनों चार्जेस का सर कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो सर दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो कुछ ना कुछ होगा सर, तो बिल्कुल उसका क्या होगा, रोल होगा? वो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि जो कोलम्बिक फोर्स है सर वो ग्रेविटेशनल से बहुत ज्यादा होती है, तो यस सर नेग्लेक्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होता है। राइट नहीं बच्चा, वीक तो नहीं होता है, ये सारे प्लेनेट उसी की वजह से चल रहे हैं, तो वीक नहीं है वो। वीक और स्ट्रांग डिपेंड करता है आप उसको कंपेयर किससे कर रहे हो। यस सर, इस जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर दोनों फोर्स bodies के होती है mass सबसे पे depend ज्यादा करता कही नहीं जाती है। नहीं अरे भाई, आप वीक हो कि स्ट्रांग हो, वो तो डिपेंड करता है कि आपको कंपेयर किससे किया जा रहा है। 4 साल के बच्चे से कंपेयर करो, यू आर स्ट्रांग। यस 40 साल के आदमी से कंपेयर कर लो, आप वीक हो। तो ये तो डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन वीक है जब कंपेयर हो रहा है वो कोलम्बिक फोर्स से, अदरवाइज तो बहुत स्ट्रांग है। आपका इतना बड़ा यूनिवर्स ग्रेविटेशन की वजह से स्टेबल है, तो उससे बड़ा स्ट्रांग फोर्स कौन सा मिलेगा? सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सोचिए ना, ग्रेविटेशन में ताकत ना होती तो सारे प्लैनेट कोलैप्स कर चुके होते। तो वो स्ट्रांग है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने छोटा है, ये कह सकते हो। और इसीलिए कंपैरेटिवली हम उसको छोड़ देते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है तो ग्रेविटेशन ही सफिशिएंट फोर्स है, फिर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं देखो फिर बता रहा हूं आपसे कि यहां पर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरीके से फिजिक्स में कई तरीके की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं एसोसिएटेड विद द फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फोर्स, such kind of forces where they can move any stationary object. If any force can move a stationary object, that force will have some kind of potential energy, और उसके हिसाब से नाम पड़ता है उसका। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देंगे, ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दीजिए, मैग्नेट का केस है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम आएगा वहां पर। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हर एक फोर्स के साथ आती है। हर एक फोर्स का मतलब सबके साथ नहीं, उन फोर्सेस के साथ जो बॉडीज को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। फ्रिक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन में स्टेशनरी बॉडी को मूव करने का पोटेंशियल ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से लाओगे उसका? हो गया क्लियर? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ आने दो जरा, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज न्यूमेरिकल की तरफ चलूं। बोले सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक स्टेटमेंट सिस्टम वाला सुनो। ये बताओ, क्या सिर्फ ये चलेगा या फिर ये भी चलेगा? मान लो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सिर्फ ये चलेगा? दोनों चलेंगे। नहीं सर, दोनों चलेंगे सर। तो दोनों को थर्ड लॉ तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी, अब फिर तुम थर्ड लॉ बोले, दोनों को काइनेटिक एनर्जी कहां से मिल रही? क्योंकि दोनों तो रेस्ट पे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फोर्स ने वर्क डन लेकिन सुनो तो, लेकिन हम कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो तो क्रिएट नहीं हो सकती ना। अगर ये मोशन, पोटेंशियल से चेंज हो गई काइनेटिक में। काइनेटिक में चेंज हो अच्छा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल से किसके काइनेटिक में चेंज होगी? आप प्लस क्यू के काइनेटिक एनर्जी में या माइनस क्यू के काइनेटिक एनर्जी में, या दोनों के? सर दोनों के में। इसीलिए मैंने बोला था कि पोटेंशियल सब एनर्जी माइनस सिस्टम की होती है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी पर किसी एक का कॉपीराइट होता तो इसके काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। तो यही माइनस क्यू स्टेटमेंट के में होगा ना, क्योंकि माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अरे कम ज्यादा अलग बात है भाई, कि किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। कम ज्यादा होना कंपैरिजन है, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी ना दोनों में, किसी में ज्यादा आएगी किसी में कम आएगी। यस सर। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों में स्प्लिट करेगी, तो इसका मतलब वो सिस्टम की एनर्जी थी ना, एक की तो एनर्जी रही नहीं। नहीं जी देव, न्यूक्लियस की भी होती है काइनेटिक एनर्जी, आप तो पढ़ते नहीं हो।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन ना बनाइए आप। अगर हमारा लेवल अगर ओलंपियाड तक का है ना, तो आपको ये चीजें बड़ी क्लियर करनी पड़ेगी यार, बहुत ही क्लियर करना होगा। एक बार बताओ, थ्योरेटिकल लेवल पर एक इलोंगेटेड स्प्रिंग से यार आप लोग तो ये ऐसी सी चीजें पढ़ के बैठे हो ना कि हम लोग, आप ये बताओ इसका आंसर दो। एक स्प्रिंग से हमने मास अटैच किया, स्प्रिंग इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड स्प्रिंग है, मास अटैच किया और इसको छोड़ दिया है, मतलब रिलीज कर दिया रेस्ट पे। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कहता है कि अगर एक स्प्रिंग को, रबर को खींच के छोड़ोगे तो रबर वापस चली जाएगी, यानी ये मोशन करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी, किसमें कन्वर्ट होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का कन्वर्जन किसमें होगा, बताओ, ये किस चीज में कन्वर्ट होगी? तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्टेटमेंट भी गलत है एक्चुअली। स्प्रिंग को खींचा किसने होगा? स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच की होगी तो स्प्रिंग बैठे बैठे तो स्ट्रेच हो नहीं जाएगी। एक रबर रखा है, एक रबर रखे रखे तो फैल नहीं जाएगा, कोई ना कोई खींचेगा उसको। वॉइस आ रही है मेरी, नहीं आ रही आपको? यस सर, कोई एजेंट होगा उसकी वजह से। तो ये मास, इसका मतलब ये मास खींचेगा ना उसको, जो उससे अटैच है वही तो खींचेगा। रिमोट तो रिमोट तो है नहीं कि दूर से दबाओगे और स्प्रिंग खींच जाएगी, कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को खींचा किसने? ब्लॉक ने। तो ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम हुए, तो एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम कहलाएगी। और थियोरेटिकल लेवल पर जब ये इसका कन्वर्जन होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी ब्लॉक की, और प्लस ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी स्प्रिंग की। लेकिन अब आप कहोगे न्यूमेरिकल में तो कभी ऐसा हमने किया ही नहीं आज तक। तो भाई आपने न्यूमेरिकल में नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ बदल दें हम अपना। न्यूमेरिकल करना अलग बात होती है, थ्योरी पढ़ना। होता क्या है कि हम लोग डील किसको करते हैं? आइडियल स्प्रिंग, यानी हम लोग डील करते हैं मासलेस स्प्रिंग्स को। जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी लिखोगे अब आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा, उसमें मास आता है जीरो। जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन दूं आपको और कह दूं कि स्प्रिंग का मास है, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या सिर्फ इसके हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगी? वो गलत हो जाएगा कंसेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगी, प्लस अगर में इसमें भी मास जाएगी। जाएगी और रियल लाइफ में जाएगी, तो रियल लाइफ में स्प्रिंग मासलेस नहीं होती। यस सर जी। बट न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल में सब तो आइडियल पढ़ाया जाता है तुम्हें, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली, आइडियल स्प्रिंग। तो आइडियल कंडीशंस में आप कहते हैं ना कि स्प्रिंग के पास जीरो एनर्जी है। एक्चुअली आप लोग केवीपीवाई की बात कर रहे हो, जब आप केवीपीवाई के इंटरव्यू में बैठोगे, वो तो अच्छा है, इस बार इंटरव्यू नहीं होने वाला। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछते ही नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि इस बार डायरेक्ट रिटर्न के बेसिस पर हो रहा है, अदरवाइज इंटरव्यू में जब सामने बैठते हैं तो पहली बात तो आपसे पूछेंगे कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से जो भी बताओगे, अब वो उसके डेप्थ में घुस जाएंगे और आपको ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन सामने रखेंगे। जो मॉक इंटरव्यू होते हैं ना, कभी देखना आप उसको, तो वो क्वेश्चन ही यही पूछते हैं। अब वहां पर तो आपकी हालत खराब, क्योंकि ये सब तो पढ़ा तो था नहीं कभी, क्वेश्चंस लगाए थे। भाई यही फर्क होता है जब आप अरिहंत पढ़ते हो, अरिहंत पढ़ने से यही होगा। सर, अच्छा, जिन लोगों, अरिहंत डीसी पांडे वाली है ना? हाँ, तो न्यूमेरिकल के लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी ने एचसीवी पढ़ी हो ना पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बट पता नहीं आप लोग समझते नहीं हो यार। चलिए जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, एनीवे, ये तो थियोरेटिकल कांसेप्ट्स क्लियर हो गया। अब आइए न्यूमेरिकल्स में। चलिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब इन जनरल हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज अंडर अ टॉपिक विच इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो
पहले तो आप ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना, पहले तो ये चाहिए होगा कि हम किसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं भाई, और फिर उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की दो मेन प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं, तो अब आपको याद रखनी होगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस आप किनको बोलोगे, इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? देखो, नंबर 1 प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे पहली क्लोज प्रॉपर्टी, पाथ में वर्क डन 0 होता है। ठीक है। सब पाथ उसके पे अलावा डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सर वर्क क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है सर। बच्चा, तो वो इसी का कंसिक्वेंस है, वो अलग चीज नहीं है। वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट है, इसी बात का कंसिक्वेंस है कि क्लोज पाथ का वर्क 0 आएगा, वो सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है ना। आप कह सकते हो, लिख देता हूं मैं आपका स्टेटमेंट, पर दोनों स्टेटमेंट एक ही है एक्चुअल में। दैट वर्क फॉर ए क्लोज पाथ का मतलब फॉर अ राउंड ट्रिप 0। सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है सर। तो वो पहला स्टेटमेंट हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो बच्चा, सुनिए, एक मिनट सुन लो। देखिए, हम कह रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई रास्ते हैं। आपके घर से मार्केट तक जाने के पता नहीं कितने कितने रास्ते हों, गली कूचे से, मेन रोड से, हजारों रास्ते होंगे। तो आप इनिशियल से फाइनल तक एक रास्ता ये चुनो, पाथ नंबर 1। एक रास्ता आप कोई और चुन लो, पाथ नंबर 2। एक रास्ता आप कोई और चुन लो, पाथ नंबर 3। और अगर सब रास्ते से एक ही वर्क आने लगे आपको, जितना वर्क, अगर ऐसा हो जाए कि वर्क इनिशियल से फाइनल तक जाने में वाया पाथ 1 अगर ये सेम है वर्क फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वाया पाथ 2, मतलब आप रास्ता कोई भी लो, एंड ऑल्सो वर्क फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वाया पाथ 3। तो अगर ये चीज फुलफिल हो रही है, अगर ये हो रहा है, तो आप कह देना दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। और देखिए, अब अगर मैं इनिशियल पॉइंट से मान लो और फाइनल पॉइंट तक जाऊं इस रास्ते से, और मान लो हमने वर्क किया W का, W वर्क किया, और अगर मैं फाइनल से इनिशियल वापस आऊं तो मैंने क्या वर्क किया होगा? इसी स्टेटमेंट को सुनो। अगर आप इनिशियल से फाइनल इस रास्ते से गए होते और अगर कंजर्वेटिव है तो क्या वर्क होता? जब तक आपको ये बताया जा रहा है कि सब किसी भी रास्ते पे वर्क उतना ही आएगा, तो अगर इनिशियल टू सेम फाइनल W। इस रास्ते से W होता, तो अगर मैं इस पिंक कलर वाले रास्ते से I से F की तरफ जाता तो कितना वर्क करता मैं? I में इसको W कैंसिल अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव ही पढ़ रहे हैं हम लोग भी, कंजर्वेटिव ही पढ़ रहे हो आप। हाँ तो सर W होगा। तो अगर आप I to F जाते तो W होता, तो फिर F to I आने पर कितना होगा? उल्टा आने पर माइनस W। माइनस डब्ल्यू। हाँ, तो इसका मतलब टोटल 0 नहीं हो गया? यस। इसी को कह रहे हो कि वर्क फॉर द राउंड ट्रिप इज 0। मतलब अगर इनिशियल से फाइनल गए और फाइनल से वापस इनिशियल आ गए, लौट आए, तो पहले प्लस W वर्क किया था, अब माइनस W वर्क कर दिया आपने। तो ये तो इसी बात का कंसिक्वेंस हुआ ना कि दोनों रास्तों पर वर्क का अमाउंट सेम आएगा। ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, लेकिन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया जा रहा है कि दोनों का वर्क सेम होना चाहिए। बट ये है कि जाने में अगर प्लस वर्क होगा तो आने में माइनस होगा, सेम वर्क है। जबकि आप यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो, ये पाथ बड़ा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, फिर भी यहाँ पर और यहाँ पर सेम वर्क है। इसलिए कह रहे हैं कि टोटल वर्क 0 आएगा फॉर द राउंड ट्रिप। इसी को कहा जाता है कि वर्क फॉर द क्लोज्ड पाथ शुड बी 0। सर मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं सर कि मतलब जितने भी जो कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं उनका वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं। बिल्कुल कहेंगे, 100% कहेंगे। और मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है सारे कांस्टेंट हो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी हो जाता है उसमें। नहीं, हाँ बिल्कुल। और ये भी नहीं कह सकते हो, देखो कुछ लोग स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि 0 डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 वर्क, ऐसे ऐसे कंसेप्ट भी है माइंड में।
तो क्या सर। हमेशा हम, एक मिनट बच्चा, एक मिनट स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो। जी सर जी। क्या हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पर जीरो वर्क आएगा? नो सर। नो सर। ओ सर। सिर्फ कंजर्वेटिव में आएगा। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव क्यों नहीं हो सकता, आप बताओ, वाई फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंजर्वेटिव कह रहे हो? सर क्योंकि अगर उसका वर्क डन निकालेंगे सर, तो सर वो जीरो नहीं आएगा सर। सो पाथ डिपेंडेंट है वो। हम सुनिए, पाथ मतलब dependent मैं, सर क्योंकि सर पाथ में एक बार आगे जाने पर सर उसकी डायरेक्शन अलग होगी, दूसरी बार वापस आने पर डायरेक्शन अलग होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी देखिए, अगर आप इस बॉडी को ए से बी स्लाइड करो, ए से बी स्लाइड करो, तो फ्रिक्शन सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए लगेगा। अगर ए से बी हमारा ये पाथ है मान लो, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। लेकिन अगर मैं ए से बी कोई और रास्ता चुनूं, मैं इसी बॉक्स को ए से बी ऐसे टहला के, ऐसे घुमा फिरा के ले जाऊं, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। प्रैक्टिकल सोचना, जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, मतलब बॉडी की रबिंग ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन ज्यादा डिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है, इधर फ्रिक्शन कम डिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क इस रास्ते पे ज्यादा होगा, फ्रिक्शन का वर्क इस रास्ते पे कम होगा। तो अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वर्क कर रहे हो, मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव है। इसी बेसिस पर भी आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। यहाँ पर मोर वर्क है फ्रिक्शन का, और यहाँ पर लेस वर्क है। अब आपको ना, क्योंकि आप लोग फॉर्मूले से पढ़ते हो हर चीज, तो इसलिए समझ नहीं आएगा। आप एक काम करना है, घर पे कोई बॉडी लेना और उसको थोड़ी देर के लिए रगड़ना, और नोटिस करना कितना टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पर, और उसके बाद ऐसे रगड़ते 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 15 मिनट रगड़ते रहो, और फिर वहीं आ जाओ, और फिर ट्राई करना कि इसमें कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर एविडेंस मिल जाएगा आपको। थोड़ी डिस्टेंस पे जाओगे, टेम्परेचर में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। रगड़ते 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 2-4 किलोमीटर रगड़ करके वापस वहीं आ जाओ, पता चला ये बॉडी हीट हो जाएगी पूरी। तो इसका मतलब अलग अलग काम हुआ ना, तभी तो थर्मल एनर्जी बढ़ी है। सर सर अभी आपने जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो 3 पाथ्स दिखाए थे, उसमें आपने कहा था वर्क सेम है, और सर अगर पाथ अलग है और अगर फोर्स सेम है तीनों पाथ पे, तो फोर्स तो सेम है ही है ना, एक सेम ही फोर्स का वर्क अलग अलग पाथ पे निकाल रहे हैं। सर तो फिर फोर्स अगर हर पाथ पे सेम है और डिस्टेंस तो हर पाथ पे अलग अलग है, तो वर्क कैसे सेम होगा? देखिए, यही प्रॉब्लम। अच्छा यही प्रॉब्लम, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, मैं आपको ना इसका क्वेश्चन पूछता हूँ दूसरा। बच्चा इसका आंसर फॉर्मूले में नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, फॉर्मूले में आंसर नहीं आ सकता इसका, बट मैं एक दूसरे एग्जांपल को दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, एक रैंप है, ठीक है, और आप ना, कोई बॉडी है, मतलब कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उसमें व्हील लगे हैं, और आप इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, और आप इसको इस व्हील से चढ़ाते हुए, इस व्हील से ले जाओ और ऊपर तक ले आओ इसको। और ये कभी आप प्रैक्टिकल भी करके देखना है, ये हाइट है मान लो, ठीक है, और ये रैंप जो है वो कुछ एंगल पर है, मान लो 30 डिग्री के एंगल पर। रैंप मतलब इंक्लाइंड प्लेन, रैंप मतलब इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ, आपका ये मास m था। प्रैक्टिकली सोचिएगा इसके बारे में, जरा प्रैक्टिकल सोच के बताना मेरे को, तब तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि फॉर्मूले से चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और हमेशा फॉर्मूला बाद में आता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो पहले आता है। अब आपने क्या किया, ये रैंप थोड़ा से ज्यादा एंगल पे लिया, लेकिन हाइट उतनी ही है, हाइट उतनी ही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो कि 2 रैंप है, 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, दोनों ग्राउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों। अब आप प्रैक्टिकल सोचना, अगर आप किसी मास को इस रास्ते से पुश करके ले जाओ, और एक मास को यहां से पुश करके ले जाओ, और लेके आपको यहीं आना है, तो आप कहां पर ज्यादा वर्क करोगे, सोच के देखना। आप फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब पहिया लगाया, पहिए पे फ्रिक्शन नहीं लगता, फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाओ, इसीलिए व्हील लगा दिए, व्हील्स पर फ्रिक्शन नहीं होता। कभी आप बिग बाजार वगैरह पे शॉपिंग करने जाओ, कभी भी स्पेंसर्स में जाओ, तो वो आपको एक बास्केट नहीं देते हैं जो आप रोल करके ले जाते हो, ऐसा ट्रॉली, ट्रॉली, हाँ जी, तो ट्रॉली को लेके जा रहे हो, होगा।
क्योंकि हाँ सर एक तरफ वर्क डिस्टेंस सेम ज्यादा होगा एंगल कम है और एक जगह एंगल ज्यादा है डिस्टेंस कम। हाँ, यस तो ये अभी इन्होंने पूछा था कि फोर्स का कंसेप्ट, कि सर फोर्स सेम है। अभी इन्होंने पूछा था कि सर फोर्स सेम है तो सेम वर्क, और रास्ता अलग है तो वर्क कैसे सेम होगा? तो यहाँ पर mg, यहाँ भी mg, चलिए ठीक है, लेकिन एंगल्स का फर्क है। यहाँ पर θ1 एंगल बनेगा तो यहाँ θ2 एंगल बनेगा, और आपको डिफरेंस बता दे रहे क्यों सेम आएगा आंसर। ये लेंथ है L1 मान लीजिए, ये लेंथ है L2 मान लो, तो देखने में आपको लगता है कि यहाँ पर हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ज्यादा वर्क होगा, देखने में आपको लगेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है वर्क का? फोर्स mg। दोनों कंडीशंस में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है। नहीं, हमने देखो, हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग किसी बॉडी को हाइट पे ले जाने पे कितना फोर्स लगाते हैं हमें पता ही नहीं होता, तो हम इसीलिए अपना वर्क ना निकाल के हम ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं, क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहे कोई। यस सर, यस सर। ये कंसेप्ट ह्यूमन बॉडीज में आएगा, ह्यूमन बॉडीज में आप कितनी फोर्स लगा रहे हो उसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। तो वर्क बाय द ह्यूमन बॉडीज निकालने के लिए आप भूल जाओ कि हमने क्या फोर्स लगाई है, आप ये पता लगाओ ग्रेविटी ने क्या किया वहां पर। तो ग्रेविटी mg मल्टीप्लाइड बाय L1, लेकिन फोर्स में एक cos थीटा भी आता है। पहले वाले केस में mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है देखो जरा। फर्स्ट केस में आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स नीचे है, तो ये कितना एंगल बन रहा है इनके बीच 90 में, प्लस थीटा, है ना? 90 प्लस 90 थीटा। plus नाइन θ1 cos 90 प्लस थीटा बन रहा है, ठीक, θ1। और दूसरे वाले केस में क्या वर्क किया, तो वहां mg इंटू L2 और यहाँ cos 90 प्लस θ2 करोगे। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, cos 90 प्लस θ1 जो होगा वो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस mg L1 और साइन θ1 क्या लिखोगे अगर ये h हाइट पे गए हो आप, अगर h हाइट पे गए हो L1 sin theta L1 मतलब h बाई L1, yes और sir यहाँ पर लिखोगे ये L2 और यहाँ h बाई L2, तो L2 कैंसिल। mgh तो ये minus mg माइंड में आपको लगता जरूर है कि यार रास्ता बड़ा हो गया फिर भी हमने उतना ही वर्क किया। भाई रास्ता बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी तो बदल गया, और ये सब चीजें आपस में इस तरीके से एडजस्ट कर देती हैं ताकि आप अल्टीमेटली उतने ही वर्क पे आ जाओगे फिर से। बट फ्रिक्शन में नहीं होगा ये, जानते हो क्यों नहीं होगा फ्रिक्शन में? अगर यही फ्रिक्शन होता तो ये काम नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन में म्यू इनटू नॉर्मल आएगा, नॉर्मल mg cos थीटा पे डिपेंड करेगा, और cos थीटा की वैल्यू अलग होगी क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये बेस अलग है और ये बेस अलग है। आई बात समझ में आपको कि फ्रिक्शन का वर्क इस रास्ते पे अलग आएगा और इस रास्ते पे अलग आएगा? यस सर। इसीलिए वो नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हो सर। अच्छा पॉइंट की तरफ आ जाने दो, क्योंकि अभी तक हम लोग मेन पॉइंट पर नहीं आ पाए हैं। हाँ जी पूछ लो, आप पूछ लो। सर बस ये पूछना था कि कंजर्वेटिव फोर्स की असली मीनिंग बस यही होगी कि जिस फोर्स में मतलब टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच में इंडिपेंडेंट होगा पाथ के। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही डेफिनेशन उसकी। ठीक है सर, थैंक यू और सर। इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि राउंड ट्रिप का वर्क 0 आएगा, इसका कंसिक्वेंस होगा। यस सर। अब आपको मैं एक फाइनल डेफिनेशन दे रहा हूं और इस डेफिनेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दैट वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, सी फॉर कंजर्वेटिव, that work done by any conservative force is always defined as minus times change of potential energy। ये डेफिनेशन है इसकी। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वर्क डिफाइन की जाती है नेगेटिव टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उसको समझिएगा। अभी एक इन्होंने पूछा, अभी इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि सर हम स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करेंगे, है ना, एलोंगेट करने की बजाय, मान लो कोई स्प्रिंग ऑलरेडी एलोंगेटेड है, सुनना, और हम अपनी जगह पर ब्लॉक को ले आते हैं, हमारी जगह ब्लॉक आ गया मान लो, और ये ऑलरेडी एलोंगेटेड है, पहले से ही एलोंगेटेड है, तो ये ऑब्वियसली इधर मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी। तो ये बताओ इस प्रोसेस में फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? देखो अगर ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाए तो इसमें फोर्सेस कैसे दिखाओगे?
ब्लॉक की वजह से इधर फोर्स आएगा, फोर्स बाय द ब्लॉक इधर आएगा, मतलब ब्लॉक स्प्रिंग को पुश कर रहा होगा और स्प्रिंग ब्लॉक को पुश कर रही होगी। एक्शन रिएक्शन, एवरी फोर्स हैज एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक को बाहर की तरफ दबाएगी। इसमें कंजर्वेटिव कौन है? कौन कौन कंजर्वेटिव है यहाँ पर? देखिए सर एक तो स्प्रिंग है। स्प्रिंग ही है हमारा, हम लोग कंजर्वेटिव नहीं मान सकते अपने आप को। स्प्रिंग है सर। स्प्रिंग। जी, तो अब सुनो ये स्टेटमेंट लगाओ। ये बताओ स्प्रिंग फोर्स ने यहाँ पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क किया? यहाँ इसको आप ए पॉइंट कह दीजिए, इसको बी पॉइंट कह दीजिए, इसको ए और बी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम पी ए और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पी बी लिखते हैं। इस रिलेशन को फॉलो करो। स्प्रिंग कंजर्वेटिव है तो हम ये कहेंगे कि वर्क बाय स्प्रिंग, कहां से कहां गए हम लोग? ए से बी गए, तो हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाद वाले पॉइंट पर और माइनस पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले पॉइंट पर। अब स्प्रिंग के वर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो हाफ के इनिशियली क्या था? इनिशियली मतलब ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर हम लोग ऑलरेडी एलोंगेटेड थे बाय एक्स डिस्टेंस, तो एक्स इनिशियल में हम रखेंगे एक्स स्क्वायर। फाइनल यानी बी पॉइंट पर स्प्रिंग नॉर्मल हो चुकी है, 0 0 हो गया, इक्वल टू माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्या रिजल्ट बना इसका? क्या रिजल्ट बना? दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इज, ये माइनस उधर लेके जाओ, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है? ए पर। ए पर। ठीक है, जानते हो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या है? मैं बता रहा हूँ, आप लोग के माइंड में क्लियर नहीं हो पाती ये चीज, बट दिक्कत ये है, बताना सही है कि गलत है। आपका प्रॉब्लम कहां पर आता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर मान लो एलोंगेटेड हैं, यहाँ पर एलोंगेशन है और यहाँ कहीं पर आपका नॉर्मल लेंथ है, तो जब आप एलोंगेशन से नॉर्मल की तरफ आओगे, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, सब जगह पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। मेरा स्टेटमेंट सुनना, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लेस पॉजिटिव है, यहाँ मोर पॉजिटिव है, यहाँ मोर पॉजिटिव है। तो जब आप इधर की तरफ आओगे तो जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका नेगेटिव है, क्योंकि देखो ना, पहले ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में कम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज माइनस में आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो कहा था पॉजिटिव, तो मैं तो कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सब जगह प्लस 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 चल रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस में ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पर प्लस में कम वैल्यू है, यहाँ पर प्लस में और कम वैल्यू है। तो एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पर तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन जब आप चेंज कैलकुलेट करोगे कि इस जगह से इस जगह जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो उसका आंसर आप कह देना, यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर कम पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन पहले ज्यादा पॉजिटिव थे, अब कम पॉजिटिव हो गए, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ इधर। और अगर हम नॉर्मल से एलोंगेशन की तरफ जाएंगे तो फ्रॉम नॉर्मल टू द एलोंगेशन, समझ में आया आपको कि डेल्टा पी तो प्लस माइनस हो सकता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का डेल्टा पी प्लस हो सकता है, डेल्टा पी माइनस हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाला था कि मतलब इंस्टेंट पे हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, बस इसी, और यही बात ग्रेविटेशन में उल्टा हो जाती है, ग्रेविटेशन में इंस्टेंट पर भी नेगेटिव हो सकते हो आप। यस सर। ये पॉइंट ना माइंड में इस तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे आपको कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर और दो लोकेशंस के बीच में चेंज,
तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर पॉजिटिव होगी। इवन अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर दूं ना, नॉर्मल से कंप्रेशन साइड पे भी चला जाऊं, तो भी मैं कहूंगा कि स्प्रिंग में पॉजिटिव एनर्जी है, तो भी स्प्रिंग की एनर्जी पॉजिटिव है। ये बात ग्रेविटी में नहीं हो रही ना। ग्रेविटी में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ग्रेविटी में आप एक रेफरेंस बना दो, तो रेफरेंस के ऊपर अगर आप जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, रेफरेंस के नीचे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, नॉर्मल के इधर भी पॉजिटिव एनर्जी, नॉर्मल के इधर भी नेगेटिव एनर्जी। नॉर्मल पे एकदम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? जीरो मानते हैं, यहाँ पर भी जीरो मानते हैं कि जब स्प्रिंग नॉर्मल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि नॉर्मल स्प्रिंग में रेस्ट वाली बॉडी मोशन नहीं कर सकती ना। अब बताओ, एक स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है, उससे एक ब्लॉक अटैच कर दो, क्या मोशन होगा उसमें? नहीं सर। तो तब उसमें फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक तरीके नहीं, से नॉन होगा। कंजर्वेटिव नहीं, इसका मतलब नॉर्मल स्प्रिंग में स्टेशनरी बॉडी को मूव करने का पोटेंशियल नहीं है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है उसकी। स्प्रिंग बॉडीज का मोशन तभी कर सकती है जब वो या तो एलोंगेटेड हो या फिर वो कंप्रेस हो। अब क्लियर हो गया आपका पॉइंट ये सब? यस सर। बोलो, क्लियर हो गया ना आपका ये चीज? जी सर। सर यस सर। कंटेंट कम रह गया आज यार, लेकिन हम बताएं इस लेक्चर की वजह से कंटेंट आज हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस कराने थे, वो रह गए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। और हमको ये भी बताना था कि आप कंजर्वेटिव फोर्सेस पहचानते कैसे हो, तो मैं टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है बच्चा एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वो ना गैप आ जाएगा। एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूरी है। देखो, मैं आपको एक फोर्स दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा कि फोर्स की एक वैल्यू है के, जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर वाई आई कैप और प्लस एक्स जी कैप, ये क्वेश्चन है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और आपसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0 इज 0, मतलब ये रेफरेंस है। रेफरेंस तुमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो अब आप अपनी मर्जी से नहीं मानोगे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम अपना कंसेप्ट ये लगाएंगे दैट वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, 0,0 से एक्स कॉमा वाई की तरफ मूव करेंगे। 0,0 से एक्स कॉमा वाई पर मूव करो। उसके बाद क्या करो, वर्क कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वर्क, और जो वर्क कैलकुलेट हो जाएगा उसको पुट करेंगे, पुट W इक्वल टू माइनस चेंज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट की यानी एक्स कॉमा वाई की, और माइनस इनिशियल पॉइंट की यानी 0,0 की। तो ये मेरा कंसेप्ट है, मतलब मुझे ये करना है। ये कंसेप्ट, ये हाँ, इसमें कंसेप्ट नहीं है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन है कि वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा पी, ये कंसेप्ट नहीं है, ये तो आप डेफिनेशन ही कर रहे हो। तो डेफिनेशन में तो बेसिकली कैसे फिजिक्स वालों ने उसको कैसे बताया है वो समझना है। तो मैं इस डेफिनेशन के बेस पे क्या कह रहा हूँ कि मुझे 0,0 से एक्स कॉमा वाई तक का वर्क कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर लूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का मतलब आपको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकाल करके ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, अरे अविघ्ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो कंजर्वेटिव की ही पूछूंगा ना, मतलब नॉन कंजर्वेटिव की पोटेंशियल एनर्जी क्यों पूछेंगे हम? अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है तो अब इसमें थोड़ी डाउट है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जो पूछेंगे ही क्यों? जो चीज डिफाइन नहीं है वो फिजिक्स वाले क्यों पूछेंगे भाई आपसे? कोई नहीं पूछेगा यार, इतना मजाक थोड़ी करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा है मतलब गारंटीड कंजर्वेटिव फोर्स है वो, ठीक है? मतलब हम लोग कोई वो थोड़ी है कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया,
है ना, ये कहानी थोड़ी चल रही है वहां पर। सर आपने वो उल्टा लिख दिया था क्या? वो आई कैप की जगह एक्स आएगा और जे कैप नहीं की नहीं जगह जान, वाई? सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, ओके सर, ओके सर, ओके। सही लिखा है। देखो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट पकड़ना है यार मेरा। हमको करना क्या है, पहले तो ये क्लियर करो, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। हमें निकालना है वर्क, कहां से कहां तक का? 0,0 से x, y तक का। लेकिन रास्ता कौन सा लेंगे हम? इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए कौन सा रास्ता ले? तो कोई भी ले लेंगे, कंजर्वेटिव है ना। कंजर्वेटिव फोर्स से तो इंडिपेंडेंट बात होता है ना, तो इसका मतलब हम कोई भी रास्ता चुन ले, यही तो कंसेप्ट लगाना है आपको। क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम रास्ता कोई भी चुन सकते हैं। तो जब हम कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ऐसा रास्ता चुनो जिसका वर्क कैलकुलेट करना आसान हो। तो हम यहाँ पर कौन सा रास्ता चुनने जा रहे हैं, मतलब मैं अगर आपकी जगह हूंगा तो मैं कौन सा रास्ता चुनूंगा? देखो, क्योंकि चॉइस ऑफ पाथ जब मेरे पास है, तो मैं काम करता हूं, मैं 0,0 से पहले x,0 पे जाऊंगा और फिर x,0 से x,y चला जाऊंगा। क्योंकि इस रास्ते में मेरे को फायदा ये है कि यहाँ पर हम 1 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम 1 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं, और मोशन इन 1 डायमेंशन इज ऑलवेज इजियर देन मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जब रास्ता ही चुनना है तो 1 डायमेंशन का रास्ता चुनो। अब पहले रास्ते में क्या वर्क हुआ? देखो, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स वाला है और फोर्स का एक वाई कंपोनेंट है। यानी कि एक एफ लग रहा होगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट और एक फोर्स का वाई कंपोनेंट। कौन सा फोर्स वर्क करेगा इसमें? जब आप ये वाला रास्ता चुन रहे हो तो आपका तो वर्क बाय एफ होगा। और एफ है कितना? फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है? सर वाई और इस रास्ते पर वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है? इस पूरे रास्ते में वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 तो इसका मतलब तो वर्क हुआ ही नहीं। 0 वर्क। ये यहाँ पर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब आप y डायमेंशन के पैरेलल चलोगे तब भी 2 फोर्स लग रही हैं, एक fx लग रहा है और एक fy लग रहा है। अब आप वर्क किससे करोगे? इनमें से कौन सा फोर्स वर्क करेगा? FY तो वर्क बाय fy। अब fy कितना है? KX बराबर और x कितना है? इस पूरे रास्ते में X है। तो वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इस रास्ते में कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये तो यानी एक तरीके से आप थ्रूआउट X रह रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स हो गया ना ये तो। यस सर। तो वर्क निकालने के लिए क्या करें? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ax, और डिस्प्लेसमेंट हो गया y। अब आपका टोटल वर्क आ जाएगा इसमें। टोटल वर्क आ गया। इस क्वेश्चन को करना एक बार अपने आप भी। टोटल वर्क आपका आ गया kxy, और ये टोटल वर्क माइनस टाइम्स डेफिनेशन चल रही है अब, पोटेंशियल एनर्जी एट x, y एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0। अब 0,0 की पोटेंशियल एनर्जी तो क्वेश्चन ने खुद ही बता रखी है आपको। ये तो वैसे ही तुम्हें 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मेरा आंसर फाइनली क्या आया कि पोटेंशियल एनर्जी एट x, y विल बी माइनस KXY। यही इसका लॉजिक है, KXY। यही लॉजिक है इसका। क्वेश्चन में पाथ नहीं दिया जाएगा तुमको, तो मेरा सजेशन यही होगा कि पाथ को हमेशा आप 1 डायमेंशन में रखिए, पहले x डायमेंशन में, फिर y डायमेंशन में, जरूरत पड़े तो z डायमेंशन में भी कर जाओ। ये आसान तरीका होता है पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी रैंडम टाइप की फोर्स अगर आपके सामने आ जाए तो। देखो, ग्रेविटी और स्प्रिंग तो आपको ड्राइव कर ही दिया मैंने, तो ग्रेविटी स्प्रिंग तो याद कर लो। ग्रेविटी स्प्रिंग के अलावा अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए कि फोर्स दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो, तो ये पूरा स्टेप चलेगा, आपका पूरी वर्किंग ऐसे होगी। एक्सक्यूज मी सर,
एक बच्चा एक साथ ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअली क्या है ना कि ये टॉपिक स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन देखो कभी भी आप स्टैंडर्ड बुक देखिएगा, अगर आप लोगों ने रेसनिक को यूज किया हो कभी, तो जानते हो उसमें वर्क का चैप्टर अलग है, और वर्क वाले चैप्टर के बाद एक फिर से एक चैप्टर है, और पोटेंशियल एनर्जी को एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अगर आप कभी पढ़िएगा, अगर आप किसी रेसनिक पढ़ो या फिर आप फॉरेन की कोई बुक्स पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेपरेट चैप्टर में ही इसको डिस्कस किया गया है, इसका पूरा पूरा कंसेप्ट अलग से डिस्कस किया गया है, बिकॉज यहाँ पर अगर क्लैरिटी नहीं बनी तो फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही नहीं समझ में आएगा मेरे को। टोटल 3 कंजर्वेशन होते हैं फिजिक्स में, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आगे पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक और आगे पढ़ोगे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 3 तरीके के कंजर्वेशनल लॉज हैं फिजिक्स में, और अब आप एक पहले कंजर्वेशन लॉ की तरफ बढ़ रहे हो, बट उसके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत ही जरूरी होना चाहिए कि आप पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर तरीके से समझें, पहले प्रॉपर तरीके से। हाँ जी सात्विक पूछो आप। Sir, can you please explain how W is equal to KXY? The force is K into X. Force is K into X, and the displacement from X, 0 to X, Y. This displacement is equal to the Y. Yes. So force is Kx multiplied by the displacement, which is Y. So that is force multiplied by displacement is the work. Oh, okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. ठीक है जी, चलिए इसको इतने रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ में। अब हम सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट ये जो कंसेप्ट आखिरी एग्जांपल किया इसको करिएगा, 2-3 एग्जांपल्स इसके और कराएंगे, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, एक बार बार बोलूंगा कि इस टॉपिक को आप रेसनिक से पढ़ लें, उसका PDF भी आपको साथ भेजा गया है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना, जल्दीबाजी ना करो इसमें आप। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.